नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो जिंदगी विद अपराजिता में। आप सभी जानते हैं चुनाव की घंटी बज चुकी है और ये घंटी पूरी जगह गूंज रही है, चाहे वो गांव के चौपाल हो या विश्वविद्यालय के परिसर हो या फिर गली मोहल्ले चौराहे हो। सभी जगह बस एक ही चर्चा है, आगे कौन, और खासकर मुख्यमंत्री कौन। तो हम सभी आज एकत्रित हुए हैं चुनाव स्पेशल एपिसोड में, जहां हम चर्चा करेंगे अलग अलग लोगों से जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और खासकर युवाओं से उनकी क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से। इस कड़ी में आज हम एक ऐसे युवा लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनके अंदर एक उत्साह पहली बार वोट देने की और साथ साथ उम्मीद कि हम क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं जानने की भी हम कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हिमांगी नायडू जो भौतिकी की स्टूडेंट हैं और साथ में रुकैया फातिमा हैं जो कि जूलॉजी की स्टूडेंट है। तो आज की ये बैठक बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आज हमारे बीच रुकैया फातिमा और हिमांगी नायडू हैं, दो ऐसे युवा जो बिहार की तकदीर बदलने के लिए प्रयासरत तो रहेंगे ही और बहुत कठिन निर्णय जहां लेने की आवश्यकता होगी वो जरूर लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही युवा हमारे भविष्य है। तो स्वागत है आपका रुकैया फातिमा जी, और हम आपसे आज के बात की शुरुआत करते हैं। तो आपके विचार में क्योंकि आज का डिस्कशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे बात करेंगे आप दोनों से, तो इसमें आपके विचार में बिहार में ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी कमी क्या रही है? मेरे हिसाब से ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर रही है और साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, बट अभी तक वहाँ पे काफ़ी कमी है। जैसे कि रोड डेवलपमेंट में बहुत तरक्की हो रही है, बट आज भी बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे रोड डेवलपमेंट में काफ़ी कमी भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो रोड्स के नेटवर्क बिछने की जरूर सरकार अपनी पीठ थपथपाती आती है कि सारे बिहार में रोड्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन आप जैसा कह रही हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोड्स की कमी है। रोड नेटवर्किंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। रोड नेटवर्किंग में बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, कई जगह कनेक्शंस बढ़ाए हैं बिहार सरकार ने, काफ़ी सारे पुल का निर्माण किया है बिहार सरकार ने। बट अगर सिर्फ पुल निर्माण करने से कुछ नहीं होता, आपको सड़क का मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग सड़क मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो ऐसी कई जगह है जहाँ पे अभी भी सड़क को मरम्मत की ज़रूरत है और वहाँ पे अभी तक सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। यानी रोडें तो बन जाती हैं और उसके बाद ठेकेदार जब अपने सामान को समेट कर चले जाते हैं तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। रोड के साथ साथ मुझे लगता है कि हमें गलियों पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी कई तरह के पाइपलाइंस जो है उसके लिए हम लोग गली को खोद दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो गली ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम उसके वजह से ख़राब चल रही है, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें। यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है, हर विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। जैसा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले आए और रोड खोल दिए और उसके बाद फिर मेट्रो वाले आए, वो अलग उसी रोड को कोड़ कर चले जाते हैं। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि रोड्स के डिपार्टमेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी की तो कमी है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं बिहार में प्राकृतिक आपदाएं, खासकर बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी त्रासदी हर साल हम झेलते हैं। इस पे एज युवा आप क्या सोचती हैं कि सरकार को क्या पहल लेनी चाहिए और ऐसे साइंटिफिकली हम क्या इसे कम करने के लिए ऐसी क्या व्यवस्था बना सकते हैं?
अगर बात करें आपदाओं की, तो सबसे ज़्यादा जैसे आपने बताया फ्लड सबसे ज़्यादा आता है बिहार में, फ्लड प्रोन रीजन है बिहार। तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में बिहार फिर भी ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो बिहार में इस चीज़ की कमी है। ड्रेनेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार में। ड्रेनेज का सिस्टम अभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है। अगर ड्रेनेज डेवलप नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी सी भी बारिश से कहीं भी बहुत ज़्यादा पानी जम जा रहा है, और उस पानी के जमाव की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो लोगों को हो या फिर गाड़ियों के चलने में दिक्कत हो। कहीं कहीं नाले खुदे हुए हैं और पानी जमने की वजह से पता नहीं चल पाता ये सारी चीज़ें। तो कहीं पे अगर फ्लड मैनेजमेंट में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है तो दैट इज़ ड्रेनेज मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। हिमांगी, आप तो फिजिक्स की स्टूडेंट हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी, फिजिक्स तो टेक्नोलॉजी के दाता हैं, तो यहीं से टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी हम इतना पर्याप्त मात्रा में हमारे बिहार सरकार में है जिसे हम मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं कि फ्लड में ऐसे गांवों की निर्माण की जाए जो पानी के लेवल पे साथ ऊपर चढ़े। बक्सर में इसकी एक उदाहरण पेश हुई है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पे करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें बाढ़ से रोकने के साथ साथ कुछ सेल्फ सस्टेनिंग गांव बनाने में कैसे मदद करेगी? सेल्फ सस्टेनिंग की बात करें तो सबसे पहले आप जैसा बोल रही हैं कि बक्सर पे अभी वो काम शुरू हो रहा है, बहुत हद तक वो सक्सेसफुल दिख रहा है ये प्लान। पर मेरा माने तो ठीक है, ऊंचे लेवल पे ये सब प्लान करना चाहिए, पर अगर हम लोग ग्राउंड लेवल से सोचने की बात करें तो जो छोटे छोटे गांव हैं तो सबसे पहले उनको शिफ्ट करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि बाढ़ की वजह से सबसे पहले गांव की ज़मीन धंसने लगती है और उसके वजह से पूरा गांव ही तबाह हो जाता है। तो सबसे पहले वो छोटे छोटे गांव को लार्ज स्केल पे शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर जो पावर ग्रिड होता है, सबसे पहले बाढ़ आएगा तो बिजली कटेगी, तो हम लोगों को पावर ग्रिड अपना कैसे एक्सपैंड करना है उस बारे में सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सौर एनर्जी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हर एक पंचायत में अलग अलग सौर एनर्जी का सेटअप अगर लगा दिया जाए तो गांव वालों को उतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी जितना अभी उनको झेलना पड़ रहा है। और फिर घूम फिर के बात वही इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड डेवलपमेंट पे आ जाती है। अगर आने जाने में आप शहर वालों के लिए तो बड़े रोड बना दे रहे हो, पर गांव से कनेक्टिविटी कैसे होगी? रोड गांव से शहर आने के लिए भी होने चाहिए और शहर से गांव जाने के लिए भी होने चाहिए। तो डेवलपमेंट गोज इन बोथ वेज। और ये सही कहा आपने, गांव के अंदर भी जो पगडंडियां हैं उसे भी कुछ सुधारने की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखते हुए कि वहां के जमीन को रोड में कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जमीन तो भाई अभी बहुत कीमती है और उसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सही कहा आपने। लेकिन फिर भी सरकार तो ये क्लेम करती है कि वो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, तो स्मार्ट विलेजेस की कहीं चर्चा नहीं होती है। स्मार्ट सिटी देखा जाए तो स्मार्ट कह देने से नहीं होता, सिटी को स्मार्टनेस दिखानी भी पड़ती है। तो जब तक आप सिटी ही स्मार्ट नहीं बना पा रहे हो तो गांव पे स्मार्टनेस कैसे पहुंचेगी? अब आप देख लो, अगर नगर निगम की बिल्डिंग के सामने ही कचरा फैला रहता है तो वहाँ पे नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले अपने आसपास के इलाकों को साफ करे। जब वो अपने आसपास ही साफ सफाई नहीं रख पा रहे तो हमारे तक साफ सफाई कैसे पहुंचे? ये रुकैया, इस पे आप क्या बोलेंगी कि क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, यहाँ तो कुछ ऐसी आवश्यकता है कि नागरिकों को भी ये ध्यान में रखना होगा, वो खुद ही अपने घर को साफ करके अपने घर के सामने ही कूड़े कचरे का अंबार लगा देते हैं। जी, सही बात बोल रही हैं। तो आप जैसे युवा पीढ़ी इसे रोकने की कुछ, ये तो हम आपसे उम्र में इतने ज्यादा होने पे ये बात जरूर कहेंगे कि युवा पीढ़ी को इसमें लोगों को समझाना चाहिए, आगे बढ़कर कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो अवेयरनेस की हो, ताकि ये बिहार जो बदनाम है कूड़ा फेंकने के मामले में, तो हमारे स्मार्ट सिटीज ज्यादा बेहतर हो। इस पे आप क्या कहेंगी? इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि युवा, जो आपने बात कही कि अपने घर से कचरा साफ करके आप खुद अपने घर के बाहर फेंक देते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है।
लोगों को है कि अपने घर को साफ कर दो, अपने सराउंडिंग को साफ करो, ये चीज़ उनके अंदर नहीं आ पा रही है। एंड इस चीज़ के लिए लोगों को सेंसिटाइज करना, अवेयर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है कि युवा ही आगे आए और युवा बढ़ चढ़ कर के इस चीज़ में साथ दे, गवर्नमेंट के साथ मिल कर के साथ दे कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप सिर्फ अपने घरों का ख्याल मत रखिए, कि आसपास का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपके आसपास की सराउंडिंग्स भी आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप ही अपना कचरा घर के सीधा बाहर ऐसे डंप यार्ड में फेंक देते हैं तो उस चीज़ का गवर्नमेंट हर जगह जाके कितना ध्यान देगी। आपको भी अपने साइड से कुछ स्टेप्स लेने का ज़रूरत है, गवर्नमेंट अपने साइड से कर रही है। पहले का अगर हम लोग बात करें तो पहले जब स्वच्छता के लिए वो गाड़ी नहीं चलती थी तो हर घर के आसपास कहीं ना कहीं छोटा छोटा डंप यार्ड बना रहता था कि उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते थे। फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, आज को हर जगह सुबह सुबह गाड़ी जाती है, वहाँ पे कचरा फेंक दिया जाता है। अब वो डंप यार्ड्स कम हो गया, अब वो डंप यार्ड किसी पर्टिकुलर दूर जगह जा कर के बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट अपने साइड से कर रही है। अब लोगों को खुद भी ये चीज़ अपने में होना चाहिए कि वो साफ सफाई पे अपने ध्यान दें। जी, क्योंकि अपने सराउंडिंग अपनी जिम्मेदारी होती है। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा आज का हमारा बैठक स्पेशल है क्योंकि इलेक्शन पे चर्चाएं हैं। आप दोनों जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहाँ की सुविधाएं या फिर बिहार में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाओं की जो कमी लोग कहते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? मैं कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी लकी कि मैं पटना वुमेंस कॉलेज की छात्र हूँ। वहाँ पे मुझे सुविधाओं में कमी नहीं होती है, वहाँ पे हर चीज़ें पर्याप्त हैं। पर अगर हम लोग बाकी किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस या महाविद्यालयों की हम लोग बात करें तो वहाँ आज भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ की कमी है जिसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है गवर्नमेंट का। अगर पटना यूनिवर्सिटी में भी कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, बट वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। लैब फैसिलिटीज़ हैं पर लैब में कितना सामान है वो किसी को नहीं पता। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा गवर्नमेंट का ध्यान जाना ज़रूरी है, ना सिर्फ कॉलेजेस पे बल्कि स्कूल्स पे भी। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिस पे गवर्नमेंट्स का ध्यान नहीं जा रहा है, खाली वो चीज़ें पेपर वर्क पे चल रही है कि हाँ पेपर वर्क में ये चीज़ है अवेलेबल, ये चीज़ अवेलेबल है, बट अगर आप इन पर्सन वहाँ जाके देखिए तो वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। फिर भी अभी सरकार ने तो स्कूलों के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले जिससे स्कूल की हालत बहुत बेहतर हो रही है। शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ चुका है सरकारी स्कूलों में। अब घर वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से हिचकिचाते नहीं हैं कि पढ़ाई नहीं होगा, सब चीज़ से सुविधा पर्याप्त है वहाँ पे। कॉलेजेस की बात करें तो बिहार में बहुत सारे महाविद्यालय हैं जहाँ पे सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरीज है, पर वो सारे स्टूडेंट्स को वो एक्सेस नहीं मिल पाता है, उन सब चीज़ों का जानकारियों की भी कमी है। जी ऐसी सुविधा सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी की तो कुछ गिने चुने महाविद्यालयों में है, इसलिए थोड़ा एक्सेस का कमी हो जाता है। जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उनका क्या, उनके बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। वी आर लकी हमें मिल रहा है ये सारी सुविधाएं, पर एज अ यूथ हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथियों को भी ये सारी सुविधाएं मिले। ये बात तो सही कहा आपने। खासकर जो गांव के कॉलेजेस हैं वहाँ अगर इंस्ट्रूमेंट्स पहुँच भी जाते हैं तो उसे चलाने वाले टीचर्स नहीं रहते हैं या फिर केमिकल्स की कमी हो जाती है। तो इसके ऊपर तो ज़रूर ध्यान आकर्षित करना होगा सरकार को। और यूथ के रूप में अब हम चर्चा करते हैं कि एक रैपिड फायर राउंड आप लोगों के साथ हो जाए। यूथ के रूप में आप पहली बार वोट देने जा रही हैं, ऐसा जानकारी मिला मुझे। तो आप लोग तो शुरू से इलेक्शंस की चर्चाएं, बिहार में तो ऐसी व्यवस्था है कि हर घर हर मोहल्ले में इसकी चर्चा होती ही रहती है और बड़ी आम सी बात है। वो उम्र दराज महिलाएं पुरुष हो या बच्चे हों, सभी इस पे चर्चा करते हैं। तो जब पहली बार आप वोट देने जा रही हैं तो आप क्या बेसिस होगा आपका वोट देने का? जाति, धर्म, शिक्षा, क्या बेसिस होगा? सिर्फ और सिर्फ विकास।
क्योंकि अब बिहार की जनता विकास चाहती है। हमें जाति और धर्म से बढ़कर विकास को बढ़ावा देना चाहिए। वादों से ऊपर उठना होगा, सिर्फ वादे देने से कुछ नहीं होगा, अपने वादों को पूरा करना भी ज़रूरी है। जो सरकार अपनी वादों पे खरे उतरेगी वही सही सरकार है। जाति धर्म तो बात की बात जी, है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कम से कम अभी के युवा ये जाति और धर्म से अलग उठकर वोट देंगे, और वो भी सिर्फ प्रोग्रेस, इस मुद्दे पे ही आप वोट देंगे। तो आपके पास 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो जिनके बीच में आपके चॉइस हैं। वैसे तो नाटो की भी सुविधा है, लेकिन उसको कम से युवाओं से हम पूछना चाहेंगे, इस चर्चा पे हम एक नाटो की सुविधा को इस्तेमाल करना सही होगा, न करना सही होगा, क्या आपको लगता है? मेरे हिसाब से हर एक वोट कीमती है। अगर आप सही से एक दिन बैठ के सोचें कि आपको किस सरकार को वोट देना चाहिए, कौन सी सरकार आपके वोट के लायक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर सरकार ने कुछ ना कुछ काम करके दिखाई ही है। किस सरकार ने कितना काम किया है, उस चीज़ को आप अपने बैठ करके 2 दिन 1 दिन सोचिए, आपको पता चल जाएगा आपको वोट किसको देना है। आप जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आप अपना वोट नाटो में ना दे करके जिसको आपको लगता है आप उसको वोट दे के आएंगे, और आपका एक एक वोट प्रेशियस है। आपके वोट से कोई एक सही सरकार जीत सकती है। तो और मेरे ये हिसाब सिर्फ से प्रेशियस की बात नहीं है, वोट देना हमारा अधिकार है। भी है। ये अधिकार को हम यूं ही गंवा नहीं सकते। जी। तो चलिए, मुख्यमंत्री के रूप में युवाओं को के चहेते कौन है? तो अब मैं आपसे 2-3 रैपिड फायर राउंड करूंगी। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। अरे वाह। तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? तेजस्वी यादव। अरे वाह। तो आप लोग तो एकदम युवा मुख्यमंत्री चाहती हैं। जी ये जरूर। तो आपकी ये आपके पर्सनल पसंद है। इसे मैं डिस्क्लेमर कह रही हूँ, मैं किसी पार्टी के हिसाब से काम नहीं कर रही हूँ। ये तो आपकी खुद की इच्छा आप जाहिर कर रही हैं, और बड़ी खुशी हुई आप अपनी इच्छाओं को बड़े बड़े खुलकर इस मंच पे साझा की हैं। और खासकर आप क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, इस पे बड़ा प्यारा सा आप लोगों ने आंसर दिया है। तो इसी के साथ आज की इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि सरकार आपके अनुसार आए, और आपके अनुसार आने से ही नहीं, हमारे प्रदेश का जितना भी बेहतर स्थिति बन सके वो बने। तो धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जियो जिंदगी खुश रहकर। थैंक यू।